अब दोस्तों 5th क्लास के बच्चे से इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे HARD हार्ड का मतलब पता हो, लेकिन क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर आई थी, गांव से पढ़कर आई थी, तो मुझे हार्ड का मतलब नहीं पता था। और मेरा एक्सेंट भी ऐसा था कि बच्चे मुझ पर हंसते थे क्योंकि मैं ऐसे बोलती थी, अरे मैं फेल हो जाऊंगी, टीचर क्या समझावे मुझे नहीं समझ आता। अब जब टीचर ने पेरेंट्स को लाने के लिए बोला तो मैं मम्मा को अगले दिन स्कूल में लेकर गई। अब जब मम्मा स्कूल में गई तो टीचर मेरे सामने थी और मैं मम्मा के साथ में खड़ी थी, और टीचर ने जो मम्मा को बोला वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। पेरेंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद आई रियलाइज कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति गोयल। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन कांदला में हुआ था। तो दोस्तों कांदला एक रूरल टाउन है जहां पर मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में एक 4th क्लास तक अपनी पढ़ाई की। अब क्योंकि कांदला एक रूरल टाउन था तो मेरे पापा हमारी पढ़ाई को लेकर थोड़ा कंसर्न थे और पापा ने डिसाइड किया कि हमें किसी शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो वैसा ही हुआ। मैं तकरीबन 10 साल की थी जब हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद पापा ने घर के ही पास एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो दोस्तों जो इंग्लिश को लेकर स्ट्रगल होता है वो मेरा 5th क्लास से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़कर आई थी। मेरा 5th क्लास में एडमिशन हो गया था तो क्लास चल रही थी और इंग्लिश का पीरियड था। टीचर क्लास में आई और उन्होंने मुझे बोला, श्रुति गेट अप एंड रीड अ चैप्टर। मुझे चैप्टर रीड करने के लिए बोला गया इंग्लिश का, तो मैंने रीड करना शुरू कर दिया, लेकिन टीचर ने मुझे बोला रीड करने के साथ साथ इसे हिंदी में एक्सप्लेन भी करो। Now this was something difficult for me, क्योंकि मुझे इंग्लिश ही ढंग से रीड नहीं करनी आती थी तो मैं उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर पाती। तो मुझे आज भी याद है कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ था, The mother said it is hard, something like that was written in the book। अब मुझे मदर का मतलब तो पता था, मम्मी होता है, लेकिन मुझे हार्ड का मतलब नहीं पता था। और मैंने हिम्मत करके मैम से पूछ भी लिया कि मैम हार्ड का मतलब क्या होता है। अब जब मैंने ये मतलब पूछा तो मैम ने मुझे ऐसी नजरों से देखा, मुझे ये समझ आ गया था कि मेरे को हार्ड का मतलब भी नहीं पता है। अब दोस्तों 5th क्लास के बच्चे से इतना तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे HARD हार्ड का मतलब पता हो, लेकिन क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर आई थी, गांव से पढ़कर आई थी, तो मुझे हार्ड का मतलब नहीं पता था। अब आप जानकर हैरान होंगे कि मैं तो रूलर को भी फुट्टा बोलती थी, शार्पनर को भी कटर बोलती थी, और मेरा एक्सेंट भी ऐसा था कि बच्चे मुझ पर हंसते थे क्योंकि मैं ऐसे बोलती थी, अरे मैं फेल हो जाऊंगी, टीचर क्या समझावे मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि यूपी का एक्सेंट होता ही ऐसा है। अगर जो लोग यूपी से देख रहे हैं वो आपको रिलेट कर पाएंगे। अब हुआ क्या, क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी लेकिन मुझे ये चीजें इम्पैक्ट कर रही थी क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी। अब बच्चे भी मेरे ऊपर हंसते थे और टीचर भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी। अब हुआ क्या गाइस, क्योंकि स्कूल में पढ़ रही थी तो एग्जाम्स तो होने ही थे ना। तो एग्जाम का दिन आ गया, मेरे पेपर हुए और मुझे और सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने इंग्लिश के मार्क्स याद हैं। इंग्लिश में मेरे 20 में से 1 नंबर आए थे, जो कि बात मुझे आज भी हर्ट करती है। अब मैंने वो अपने नंबर अपने पेरेंट्स को नहीं बताए, इस डर से नहीं कि वो मुझे डांटेंगे या मारेंगे, इस डर से कि उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे पापा सिर्फ हमारे लिए दिल्ली में आए थे। लेकिन ये बात पेरेंट्स से छिप ना सकी, बिकॉज the teacher wrote a big note in my diary and she asked me to call your parents। अब जब टीचर ने पेरेंट्स को लाने के लिए बोला तो मैं मम्मा को अगले दिन स्कूल में लेकर गई। अब जब मम्मा स्कूल में गई तो टीचर मेरे सामने थी और मैं मम्मा के साथ में खड़ी थी, और टीचर ने जो मम्मा को बोला वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, क्योंकि टीचर ने बोला कि आपकी बच्ची का ध्यान क्लास में नहीं होता है, वो विंडो से बाहर देखती है, वो क्लास से बाहर देखती है, वो समझती नहीं है चीजों को। अब टीचर को भी तो समझना चाहिए कि मुझे समझ ही नहीं आता है वो जो समझा रही हैं। लेकिन ये चीजें अब जैसे तैसे हो गई। मुझे एक चीज समझ आ गई कि मुझे किसी तरीके से तो कोप अप करना पड़ेगा, और मैंने सहारा लिया क्रैमिंग का। मैं एक रोट लर्नर बन गई, मैं चीजों को रटने लग गई। अब दोस्तों ये सब आप भी जानते होंगे कि रट्टाफिकेशन कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि रटने की वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे और मैं खुश थी। अब गाइस मेरी लाइफ का शुरू होता है सेकंड फेज, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी वो सिर्फ 8th क्लास तक था। अब मुझे 9th क्लास में एडमिशन लेना था, तो अब पापा ने मेरा एक और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया, जो कि और भी अच्छा स्कूल था, बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया। अब दोस्तों एडमिशन से पहले जो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, मेरा वो हुआ था, और टीचर ने बोला था द टेस्ट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्राइवेट स्कूल में तो डोनेशन चलती है। अब यहाँ पर भी मैंने वही चीज अपनी कंटिन्यू रखी, दैट इज रट्टाफिकेशन। मुझे तो लगा रटने से मार्क्स आ जाते हैं।
अब मैं यहाँ पर रट रही थी लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैं वापस पास्ट में चली गई थी, जो चीज मेरे साथ पहले हुई थी। अब मैं फिर से दुखी हो गई। दुखी होने का रीजन भी था, यहाँ पर मुझे फिर से कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि टीचर इंग्लिश में सिखाती थी, मेरे को तो रटने की हैबिट है। अब मैंने सहारा लिया ट्यूशन का। 9th और 10th में मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ट्यूशन दिलवा दी और मैंने 9th और 10th अपनी क्लियर कर ली। अब आ गई 11th और 12th। अब जब हम 11th और 12th में आते हैं तो हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। हम बच्चों को देखते हैं, अरे हाँ कितनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रही है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। हमारे 12th क्लास में जब हेड गर्ल और हेड बॉय बने, उन्हें देखकर मुझे थोड़ा जेलसी फील हुई कि मैं क्यों नहीं हेड गर्ल बन सकी, मैं क्यों इसकी तरह इंग्लिश अच्छी बोल नहीं पाती। लेकिन गाइस ये सपने 12th तक सपने ही रह गए, मेरी 12th क्लास भी हो गई। तो दोस्तों 12th के बाद जब हम 2-3 महीने के लिए फ्री होते हैं तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया। वो भी मेरी एक नोन टीचर थी, मैंने उनके पास पढ़ा। अब उन्होंने मुझे इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट सिखाए जो कि इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह देते हैं कि ग्रामर इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं भी कहती हूँ पूरी ग्रामर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन विदाउट टेंसेस तो आप भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो उन टीचर ने मुझे थोड़ा ग्रामर के कॉन्सेप्ट सिखाए। अब वो सिर्फ मुझे ग्रामर के टॉपिक्स रटवाती नहीं थी, वो मुझे प्रैक्टिस कराती थी। आप लोग जानते होंगे LSRW एक फॉर्मूला होता है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें से हम 3 चीज कर लेते हैं, एक चीज नहीं करते, दैट इज स्पीकिंग। सुन भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बोलते ही तो नहीं है, प्रैक्टिस ही तो नहीं करते हैं। तो वो टीचर मुझे प्रैक्टिस कराती थी। वो मुझे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, अगर वो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाती थी तो उसकी पहचान बताती थी कि ता है, ती है, ते है होती है, और फिर उसके सेंटेंसेस बनवाती थी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे मैं प्रैक्टिस करती थी, बोलती थी। वो मुझे होमवर्क देती थी कि घर पे जाके 10 सेंटेंसेस लिखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखो। रोज वोकैबुलरी देती थी, 5 वर्ड्स देती थी कि इनको लिखो, इनसे सेंटेंसेस फ्रेम करो। तो इस तरीके से मैंने सीखा है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने क्लासेस ली और 3 महीने के अंदर मेरे को इंग्लिश आ गई, नहीं, मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन कर लिया था जहां पर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी किसी टीचर की सुपरविजन के अंडर। अब वहां पे जब बच्चों को पढ़ाती थी तो उनसे बुक्स लेकर आ जाती थी, उनकी बुक्स लाकर घर पे पढ़ती थी, क्योंकि बच्चों को अगले दिन चैप्टर पढ़ाने होते थे, हिंदी में समझाने होते थे। अब जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिसके हमें मीनिंग नहीं पता होते, और अगर आप उन वर्ड्स पे अटक जाओ बच्चों को पढ़ाते हुए तो वो थोड़ा सा इंसल्टिंग लगता है। तो मैं घर पे बुक्स लेकर आती थी बच्चों की, उनको पढ़ती थी, इंग्लिश की बुक को हिंदी में पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इंप्रूव हो रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, फिर वही जाके बच्चों को सिखा रही हूँ इंग्लिश में। इस तरीके से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस कीजिए। आइए बात करते हैं कि आप इंग्लिश सीख कैसे सकते हैं। देखिए, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैं पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन करती थी, और पेरेंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद आई रियलाइज कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, दूसरे जो एवरेज हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं, और तीसरे जो बहुत कम बोल पाते हैं। चौथी कैटेगरी कोई नहीं होती कि इंग्लिश कोई बोल ही नहीं पाता। आप लोग भी पेन ही बोलते हो ना, कलम तो कोई नहीं बोलता, बस्ता तो कोई नहीं बोलता, बैग ही बोलते हो ना। तो वो 4th कैटेगरी नहीं है कि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, हमें इंग्लिश आती है। द प्रॉब्लम इज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इफ वी हैव कॉन्फिडेंस वी कैन डू एनीथिंग। तो चलिए, अब जो ये वाले हैं, जो सबसे ऊपर वाले हैं, जिनको इंग्लिश काफी अच्छी आती है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इन 2 की बात करेंगे जो ठीक ठाक बोल लेते हैं और जो काफी कम बोलते हैं। अब इनको करना क्या है? सबसे पहले बात करते हैं जो कम बोलते हैं। जो कम बोलते हैं ना, उनको एक बच्चे की तरह पढ़ना है। एक छोटे बच्चे को देखिए, वो कैसे बोलना सीखता है, वो दूसरों को इमिटेट करता है। क्या वो भी काल सीखता है क्या हिंदी के? जब वो हिंदी में बोलता है, क्या वो भी सीखता है, अच्छा रहा है बोल रहा हूं तो ये वर्तमान काल है? नो, कौन सिखा रहा है उसको? वो खुद बोल रहा है भाई, खुद बोल रहा है ना। ऐसे ही आप भी बोलेंगे, आपको इमिटेट करना है चीजों को। अब आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मान लीजिए आप मदर हैं, आप अपने बच्चे को बोलते हैं, बेटा पापा को उठा दोगे? तो आप इंग्लिश में बोलिए, कैन यू वेक योर डैडी अप। आपके घर में कोई आया है, आप उनसे पूछ रहे हैं आप क्या लेना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। ट्राई टू स्पीक दो सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इट विल डेफिनेटली इंप्रूव यू। अब जो दूसरा लेवल है, जिनको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है लेकिन वो कभी बोल लेते हैं और कभी नहीं बोल लेते, तो इट मीन्स उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सबसे पहले यू हैव टू वर्क अपॉन योर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, कैसे भी लाना है, आपको सीखना है ना, तो लाओ कॉन्फिडेंस।
तो अब आपको क्या करना है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी बोलो। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बी फियरलेस, मत डरो एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, आप अपने मालिक हो, राइट? आपको खुद करना है। और सीक फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। आपको किसी से मदद चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मदद मांगिए, एंड आफ्टर दैट डू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद भी कीजिए, क्योंकि मेरी कहानी सुन के आपको यह समझ आया होगा कि मैंने जो सीखा वो मैंने दूसरों को समझा दिया, जिससे मेरी स्किल्स पॉलिश हो गई और मैं चीजों को समझ गई और आज बहुत कॉन्फिडेंस है अंदर। तो यही तो चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए? इंग्लिश इज जस्ट ओनली अ लैंग्वेज, और कुछ भी नहीं है। जैसे हिंदी है क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, सेम वे हमारी इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश को इमिटेट करोगे, थोड़ा समझ के बोलने की कोशिश करोगे विद कॉन्फिडेंस, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी कोई सेंटेंस सोचिए जो आप डेली यूज करते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं। थिंक अबाउट दैट, सोचिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो राइट नाउ। अभी लिखिए, कोई भी सेंटेंस हो सकता है वो। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कहते थे इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।